हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सीधा, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है जो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है सो दैट कि उसमें समझने में और बोरियत कम हो आप लोगों को। ठीक है, समझने में भी आसानी हो और बोरियत कम हो। राइट, सो लेट अस बिगिन विद द थिंग्स। अब देखिए, एक बात आप समझो पहले कि हम बात कर रहे थे। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो मैंने बताया था उसमें मैंने एक स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में आप लोगों से डिस्कशन किया। ठीक है, दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, राइट, जो कि आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं। इट्स सेम स्लाइड, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो। और मैंने कहा कि कैपेसिटेंस जो है यहाँ पे वो डिपेंड कर रहा होता है किस चीज़ पे? वो डिपेंड कर रहा है उसके साइज पे। जैसे जैसे हम उसकी साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, नाउ द टॉपिक वुड बी द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, आखिर ये काम कैसे करता है? ठीक है, तो कैपेसिटर का पर्पस क्या है? कैपेसिटर का पर्पस है चार्ज को स्टोर करना। चार्ज को स्टोर करना, तो भाई स्टोर करना है तो जितना बड़ा आप बॉडी ले लोगे, जितना ज़्यादा पोटेंशियल आप ले लोगे, उतना ही ज़्यादा चार्ज वो स्टोर कर लेगा। ये बात सही है ना? तो अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है जो आपको करना है यहाँ पे कि चार्ज को स्टोर करने के लिए, जैसे मान लो पानी है। ठीक है, अगर मैं छोटी टंकी लेता हूँ तो इसके अंदर वो कम पानी स्टोर करेगा, लेकिन अगर मैं बड़ा टैंक लेता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा पानी स्टोर करेगा। फाइन, समझ में आ रही बात? ठीक है, और देखो यहाँ पे एक और चीज़ को ध्यान देना है यहाँ पे कि चलिए वो मैं टाइम के साथ बताऊंगा। ठीक है, पोटेंशियल का यहाँ पे एक केस है। ठीक है, दैट आई एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। सो हमने क्या किया कि वी टेक, तो ये इम्प्रैक्टिकल है। अब कमरे के बराबर का कैपेसिटर हो, है पॉसिबल? आप कंप्यूटर बनाते हो उसमें काम पड़ता है कैपेसिटर का। पंखा है, पंखे से बड़ा मतलब आपका पंखे से बड़ा उसका कैपेसिटर हो जाए, है ये सस्टेनेबल कहीं से? नहीं, ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। तो हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज जो है उस बॉडी के ऊपर स्टोर कर पाए। ठीक है, तो ये कैसे कर पाएंगे वो हम लोग एक बार देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि उस पूरे प्रोसेस को मैं 3 भाग में बांट देता हूँ। पहला पार्ट हमने लिया, एक प्लेट लिया। ठीक है, एक प्लेट लिया हमने, और इस प्लेट को मैं वर्टिकली दिखा रहा हूँ, बट हो सकता है कि ये ऐसे है। ठीक है, मैं उसको सामने से दिखा रहा हूँ इसलिए ये आपका एरिया वाला पार्ट इसका आपको विजिबल नहीं हो रहा है। फाइन, तो मैं ये केवल सामने से दिखा दूँ। अब इसके ऊपर हमने क्या किया? एक चार्ज हमने इसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, क्यू चार्ज हमने इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो क्यू चार्ज की वजह से ये प्रिज्यूम कर लिया हम लोगों ने कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने थरोली स्प्रेड करना। बात आ गई समझ में? तो चलो भाई, चार्ज बढ़ गया। वी नो दैट, ठीक है, कि Q, ठीक है, Q इज प्रोपोर्शनल टू, है ना? Q इज प्रोपोर्शनल टू। तो आपने जब चार्ज बढ़ाया तो पोटेंशियल बढ़ाओ, आप और ज़्यादा चार्ज दे दो और ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ऐसे करते करते कुछ लिमिट होगी ना भाई पोटेंशियल के बढ़ाने की। तो एक ऐसा भी समय आता है जब पोटेंशियल इतना बढ़ जाए कि वो आसपास के एयर को आयनाइज करना स्टार्ट कर देता है, और जब वो एयर को आयनाइज कर देगा तो ये इस चार्ज को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारा पर्पस यहाँ पे तो डिफीट हो गया ना, कि चार्ज हमें चाहिए थे और चार्ज ही वो क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि ये न्यूट्रलाइज इस प्लेट के ऊपर जो है वो ना हो और ज़्यादा चार्ज दे दे और पोटेंशियल भी हमारा इंक्रीज ना हो। तो यहाँ पे दो बातों को हम लोगों को ध्यान देना है कि Q को हम लोगों को बढ़ाना है, और दूसरे साथ वहीं पे पोटेंशियल को समवॉट घटाना है, या फिर पोटेंशियल को बढ़ने नहीं देना है। दैट मीन्स उसको वहीं पे रख लेना है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो क्या होगा?
कि वो आसपास के एयर को आयनाइज करना स्टार्ट कर देगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो इट वाज सीन दैट कि अगर एक कोई भी दूसरा मेटालिक प्लेट अगर हम उसके सामने लाके रख देते हैं, एक और दूसरा प्लेट हमने इसके सामने लाया, तो देखा कि इसके अंदर का जो पोटेंशियल है वो ड्रास्टिकली फॉल कर गया। तो भाई ऐसा क्यों हुआ कि इसके पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर गए? तो देखो, व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो मान लो अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चार्ज अगर हमारा नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी हमारा नेगेटिव होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं समझना चाहते तो आप ऐसे भी समझ लो कि V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। दो बातों पे डिपेंड करता है, R पे डिपेंड करता है और Q पे डिपेंड करता है। अगर Q पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, Q नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। R अगर छोटा है तो पोटेंशियल बड़ा होगा, R अगर बड़ा है तो पोटेंशियल छोटा होगा। इनवर्स रिलेशन है ना? तो अब ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर एटम तो है ही है ना? तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपने साथ वो क्या करेगा? नेगेटिव पार्टिकल्स को यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, खुद ये पॉजिटिव है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करेंगे? इसके तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, दे विल बी बाउंडेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। सो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, these electrons, these charged particles get charged particles gets bounded, ठीक है, to the positive plate, positive charged plate। अब देखो भाई, समझो आप, जब इधर नेगेटिव आ गया तो दूसरे एंड पे क्या इंड्यूस कर देगा? वो दूसरे पार्टिकल जो होंगे दैट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव चार्ज क्यों बन रहा है? पॉजिटिव चार्ज बन रहा है आपके इलेक्ट्रॉन के लूज होने से। तो इलेक्ट्रॉन इधर बाउंड हो गया तो ये खुद क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज की एक खास बात होती है, इसकी पोटेंशियल हमेशा कम होगी। क्यों कम होगी? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले चीज यहाँ पे यहाँ वाला पोटेंशियल क्या कम हुआ है, पहले वो देख लेते, उसके फिर बाद इसको देखते हैं। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे V पोटेंशियल होगा, लेट इट बी V1। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल इसका क्या है? अब यहाँ पे हम थोड़ा सा केसेस देखना स्टार्ट करते हैं। फाइन, तो चलिए सी कि केस नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले केस नंबर 1। केस नंबर 1 में पहले पोटेंशियल कितनी थी? V1 थी। इसके ऊपर की पोटेंशियल कितनी थी? V1 थी। उसके बाद ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बाउंडेड है इधर, तो ये उसके ऊपर कितना पोटेंशियल अप्लाई करेगा? तो भाई वो अप्लाई करेगा V2, और ये V2 कितना होगा? के क्यू अपॉन आर के बराबर। अब यहाँ पे Q क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू अपॉन आर। तो आपने देखा अल्टीमेटली ये V2 क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो भाई आप जो है टोटल पोटेंशियल निकालना होगा, तो आप कैसे निकालोगे? V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो V1 पहले से था और दूसरे पॉइंट पे V2 आ गया, लेकिन वो नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू V। और इसका रिजल्ट जो होगा, ठीक है, वो हमेशा V1 से क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि कुछ पोटेंशियल तो है ही है। ठीक है, और पोटेंशियल यहाँ पे क्या बता रहा है? पोटेंशियल बता रहा है आपका कि कितना एनर्जी आपने उस सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये एनर्जी वाली बात कहाँ से आ गई? तो एनर्जी की बात इसलिए आ गई वहाँ पे क्योंकि आपको करना पड़ता है वर्क। क्यों करना पड़ता है वर्क? क्योंकि वो रिपल्शन हो रही है वहाँ पे। रिपल्शन के अगेंस्ट आप चाह रहे उस पार्टिकल को एक जगह पे पहुंचाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। उसी को शायद आप लोग पोटेंशियल कहते हैं। क्यों? बात सही है ना? ठीक है, तो आप जितना वर्क करोगे उतनी ही एनर्जी स्टोर होती जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू द सिस्टम। ठीक है, अब हम फाइनली क्या करते हैं? इस वाले पार्ट को हम लोग अर्थ कर देते हैं। तो जब अर्थ कर दोगे तो ये क्या होगा? ठीक है, ये पार्टिकल जो है ये हैवियर होते हैं। ठीक है, ये थोड़े से हैवियर होते हैं।
ठीक है। और हेवियर होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये तो मतलब रिलेटिवली स्टेबल्ड है, इसीलिए ये कहीं मूव नहीं करते। हम लोग कहते हैं ना कि अर्थ हो गया तो ये सारी पार्टिकल जो है मूव कर जाती है, ये मूव नहीं करते। रादर जो अर्थ है उसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा सरफेस आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो पहले पार्ट में देखा एक, दूसरे पार्ट में देखा आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले आए, ठीक है, एक दूसरा पैरेलल प्लेट ले आए, उस पैरेलल प्लेट के लाते ही इसकी पोटेंशियल क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। ये दूसरा केस देखा। तीसरे केस में जो देखा यहाँ पे पोटेंशियल था वो ऑलमोस्ट क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया। ठीक है, दैट मीन्स हम ये भी चलो कन्वीनियंस के लिए जो बुक में लिखा रहता है वैसे कह देते हैं हम लोग, ठीक है, कि सारा चार्ज जो है वो किधर हो गया, ट्रांसफर हो गया आपके अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो अर्थ की पोटेंशियल तो इनफाइनाइट है, ठीक है, सॉरी जीरो है। क्यों, क्योंकि भाई उसके पास एनॉर्मस सरफेस है, एनॉर्मस सरफेस है। तो आप कितना भी चार्ज इसके ऊपर लाओ वो खुशी खुशी सारे चार्जेस को अपने ऊपर ग्रहण कर लेगा। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। सो आई थिंक यू आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब चूंकि हमें ये समझ में आ गया है कि कैपेसिटर की प्रिंसिपल कैसे ये वर्क करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चार्जेस को बढ़ाते हैं बाय लोअरिंग द पोटेंशियल, और उसके लिए हमें केवल जरूरत पड़ती है एक प्लेट जिसको कि चार्ज किया और उसके साथ एक दूसरा प्लेट जो उसके साथ पैरेलल में पुट कर देते हैं, जिससे कि उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो बहुत बल्क भी नहीं लेना पड़ेगा हम लोगों को, बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर भी नहीं लेना पड़ेगा, और हमारा चार्ज को स्टोर करने का काम भी सक्सेसफुली हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर कैपेसिटेंस और उसके प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, नाउ वी विल talk about, we will take the point on the calculation of a capacitor of a parallel plate capacitor. ठीक है, so capacitance of a parallel plate capacitor, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने, मैंने कहा ना कि उसका शेप कुछ और भी रहा होगा, लेकिन उसका हम लोग सामने से देख रहे हैं, तो ये एक केवल कन्वीनियंस के लिए, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है इसलिए मैं ऐसा, चलो कोशिश कर देता हूँ एक बार, बन जाए तो अच्छी बात। ठीक है, ये एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर हमने क्या करा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है भाई, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बननी है, तो मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई हमारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, इन दोनों प्लेट के बीच में एक स्पेस है और वो खाली है, वेकेंट स्पेस है, तो हम चाहो तो ई नॉट लिख लो, चाहे वैसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। अब इन दोनों प्लेट की जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने मान लिया d, और इस प्लेट की जो एरिया है वो हमने कंसिडर कर लिया है a। ठीक है, तो सारी बात यहाँ पे ये समझनी है आपको कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी, ध्यान देना, एक एक करके मैं सारे पार्ट्स पहले बता देता हूँ, फिर मैं उसको डेरिवेशन में डालूंगा। सो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। अब ये बताओ, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसकी डिस्क्रिप्शन पहले बताई हुई है आप लोगों को कि एक पैरेलल प्लेट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम इज गिवन बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, होती है ना, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई एक सिंगल प्लेट की वजह से क्या होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव है और इस वाले प्लेट के अंदर की तरफ ये क्या होगा, निगेटिव बन रहा होगा, निगेटिव बन रहा होगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ से जा रहा होगा तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, और यहाँ से ये क्या होगा, अंदर की तरफ आ रहा होगा, और यहाँ से ये पॉजिटिव वाला है वो बाहर जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इवन है। ठीक है, जैसे मैं अलग से बता देता हूँ सो दैट इस वाले डायग्राम में कोई कंफ्यूजन ना आ जाए आप लोगों को। ठीक है, ये मान लो प्लेट है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये E1 है। ठीक है, और नेगेटिव वाले की तरफ ये E2 है।
ठीक है, ये नेगेटिव से ये E2 गया इधर और E1 इधर ही जा रहा है। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से बाहर निकलेगा E1, ठीक है, पॉजिटिव से बाहर निकलेगा E1 और पॉजिटिव से, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा होगा E2, ठीक है, E2। तो यहाँ पे क्या हो गया, E1 माइनस E2, डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या होगा, E1 माइनस E2, यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन अंदर वाले में, बीच वाले में क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, E1 प्लस E2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से कुछ, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो गया, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2 कट गया, बच गया आपके सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। और इस वाले केस में तो भाई ये दोनों कट के जीरो हो गए, ठीक है, ये इधर भी जीरो हो गया। तो ये पैरेलल प्लेट में इधर और इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होनी नहीं है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहा है वो इन दोनों के प्लेट के बीच में मिल रहा है, और वो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर हो गया। अब देखो कि हम लोग जानते हैं कि dv, ठीक है, सो dv इज इक्वल टू e इंटू डी एक्स, dv is equal to E into dx, that is electric field into elemental length is equal to the potential change, right? तो हम लिख सकते हैं V is equal to K Q upon R square into R, ठीक है। सो ये कैंसिल हो गया, dr का इंटीग्रेशन कर लिया, dx का इंटीग्रेशन r के टर्म पे रख लिया। सो अब हमारे पास पोटेंशियल क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर। ये एक रिलेशन हम लोगों को यहाँ पे मिल गई, फाइन, के क्यू अपॉन आर। तो अब समझो आप बात को, ठीक। अब यहाँ पे दो पार्ट में हम लोगों ने देखा, पहला पार्ट हमारा यहाँ पे ये है, ठीक है, एक एक करके इनको हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले तो देखो, ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी यूज किया हुआ है कि सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये थोड़ा सा कहीं बूफर है हल्का सा टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, हाँ अभी आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, सो पहले हम लोग लिख लेते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गई पहली बात, ठीक है। V इज इक्वल टू E इंटू डी एक्स है ना, V इज इक्वल टू E इंटू डी एक्स है, ठीक है। तो अब आप इस बात को क्या लिखते हो, dx कितने डिस्टेंस इसको मूव करना है भाई, इसको देख लो आप पहले, dx कितना मूव करना है, d से मूव करना है, इसको हटा दो आप सीधा केवल d लिख लो, ठीक है। अब E की वैल्यू कितनी होगी, E की वैल्यू आपकी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू d, दैट इज इक्वल टू योर पोटेंशियल। क्लियर। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट V इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय a इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू d, ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल का रिलेशन, ठीक है ना। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू q अपॉन v, कैपेसिटेंस निकालना है ना आपको, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू q अपॉन v। तो q की वैल्यू क्या है, q, v की वैल्यू क्या है, q d डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट, q से q को कैंसिल करो आप, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, ठीक है, यू आर नाउ लेफ्ट विथ a epsilon naught divided by d, so ultimately we can write, ठीक है, कि capacitance is equal to, see, capacitance is equal to epsilon naught a divided by d, this is the capacitance of a parallel plate capacitor। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है ये डिपेंड कर रहा है आपके परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे, वो डिपेंड कर रहा है आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ये डिपेंड कर रहा है आपके डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो इन सारे बातों पे वो अल्टीमेटली डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग दैट आई विल ट्राई टू डिस्कस, कि अगर मान लो इन दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है, जो फ्री स्पेस हमने लिया है वो फ्री स्पेस वैक्यूम ना होकर के कोई मीडियम हो अगर, तो क्या करेंगे हम, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे देखो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम, ठीक है, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ फ्री स्पेस इज इक्वल टू क्या होता है, के होता है।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू के इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ फ्री स्पेस। ये लिखा जा सकता है ना आसानी से, क्यों? ठीक है, तो अब ये भी लिख सकते हो आप कि ई एम इज इक्वल टू के इंटू इप्सिलॉन नॉट। इस बात को ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अब ये चीज़ देखो यहाँ से। ठीक है, अब आप सीधा परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस इज इक्वल टू आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आप ई नॉट अगर मान लो किसी मीडियम की वजह से, तो आप क्या लिखोगे उसको? सी इज इक्वल टू इप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय डी। अब इप्सिलॉन की जगह पे क्या लिखोगे? मीडियम है ना ये, तो ई। अब आप इसको लिख सकते हो इप्सिलॉन मीडियम इनटू ए डिवाइडेड बाय डी, एंड दिस कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद दिस थिंग, सो के इप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया। तो जो भी आप मीडियम उसके अंदर डाल रहे हो, ठीक है, वो मीडियम की कैपेसिटेंस जो होती है, उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक वैल्यू जो होगी, कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी, उतने टाइम्स ये इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इससे हम लोग ये क्या कर सकते हैं? वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कैन बी डिक्रीज्ड बाय can be increased by decreasing the distance between the plates, and can also be increased by by placing a, ठीक है, a dielectric constant of desirable range। अगर मान लो सारे पैरामीटर को सेम करने के बाद भी मैं चाहता हूं कि उसकी कैपेसिटेंस 4 गुना हो जाए, तो मैं कोई ऐसा मटेरियल ले लूंगा जिससे कि उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितने के बराबर हो? 4 के बराबर हो, और उस प्लेट के बीच में मैं इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो भाई प्लेट के बीच में इंसर्ट कर दिया, तो अब जो नया कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स सी हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी 4 टाइम्स द सी, कैपेसिटेंस का 4 गुना। आई थिंक यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो ठीक है, आई विल पुट एंड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, इसको मैंने 2 पार्ट में इसीलिए डिवाइड किया क्योंकि थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। फाइन, आई विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। Till then, goodbye, take care, and do not forget to share, subscribe, and hit the like button, and do comment. Thank you. This is Manish Mishra. Thanks a lot.